साल 1971 की उस उमस भरी रात में, जब सीमाओं पर अभी औपचारिक युद्ध घोषित नहीं हुआ था, दिल्ली के एक शांत सरकारी दफ्तर में कुछ फाइलें ऐसी थीं जिन्हें पढ़ने के बाद नींद आना लगभग असंभव था। उन फाइलों में गोलियों की आवाज़ नहीं थी, लेकिन उनमें छिपी सूचनाएं पूरे उपमहाद्वीप का संतुलन बदल सकती थीं। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि पूर्वी पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सवाल ये था कि भारत कितनी दूर तक जाएगा, और अगर एक कदम भी गलत पड़ा तो क्या दक्षिण एशिया हमेशा के लिए जल उठेगा। मार्च 1971, ढाका की सड़कों पर तनाव खुलकर दिखने लगा था। पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया, जिसका उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान में उभर रहे बंगाली आंदोलन को कुचलना था। विश्वविद्यालयों, अखबारों और राजनीतिक नेताओं पर कार्रवाई ने लाखों लोगों को सीमा पार भागने पर मजबूर कर दिया। शरणार्थियों की अंतहीन कतारें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम की सीमाओं पर जमा होने लगीं। भारत पर मानवीय और आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा था। इसी पृष्ठभूमि में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ, जिसे 1968 में ही स्थापित किया गया था, अचानक एक निर्णायक भूमिका में आ गया। ये एजेंसी अभी नई थी, लेकिन उसके सामने चुनौती पुरानी और जटिल थी। क्या भारत सिर्फ शरणार्थियों को संभाले या उस जड़ तक पहुंचे जहां से ये विस्फोट शुरू हुआ था। दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में ये बहस खुलकर नहीं होती थी, पर फाइलों में दर्ज हर शब्द इस द्वंद्व का गवाह था। रॉ के अधिकारियों ने पूर्वी पाकिस्तान के भीतर एक अंडरकवर नेटवर्क तैयार करना शुरू किया। ये कोई फिल्मी जासूसी कहानी नहीं थी, ये असली लोग थे, असली जोखिम थे। स्थानीय बंगाली संपर्क, छात्र नेता, प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ तक कि कुछ असंतुष्ट सैन्यकर्मी। सूत्रों का ये जाल धीरे धीरे बिछाया गया। उद्देश्य था जमीनी सच्चाई को समझना, पाकिस्तानी सेना की तैनाती, रसद, संचार और इरादों की जानकारी जुटाना। लेकिन हर सूचना अपने साथ एक खतरा भी लाती थी। अगर यह नेटवर्क उजागर हो जाता तो इसे सिर्फ जासूसी नहीं, सीधे हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता। पाकिस्तान पहले ही भारत पर आरोप लगा रहा था कि वो विद्रोह को हवा दे रहा है। ऐसे में किसी भी ठोस प्रमाण से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति कमजोर पड़ सकती थी। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, चीन, सबकी निगाहें क्षेत्र पर थीं। रॉ के कुछ गुप्त दस्तावेजों और बाद में प्रकाशित संस्मरणों से संकेत मिलता है कि इस नेटवर्क ने न केवल सैन्य गतिविधियों की जानकारी दी, बल्कि मुक्ति वाहिनी के गठन और प्रशिक्षण में भी परोक्ष भूमिका निभाई। सीमावर्ती इलाकों में प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए गए, जहां पूर्वी पाकिस्तान से आए युवाओं को संगठित किया गया। ये कदम सिर्फ सामरिक नहीं था, ये राजनीतिक और कूटनीतिक दांव भी था। दिल्ली में बैठी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने समीकरण बेहद जटिल था। एक तरफ मानवीय संकट, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके सलाहकार हेनरी किसिंजर की नीतियां पाकिस्तान के पक्ष में झुकी दिख रही थीं। चीन के संभावित रुख को लेकर भी चिंता थी। ऐसे माहौल में रॉ का हर कदम युद्ध की दिशा तय कर सकता था। पूर्वी पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों से आने वाली रिपोर्टों में पाकिस्तानी सेना की कठोर कार्रवाई, स्थानीय प्रतिरोध और भूगोल की जटिलता का विस्तार से वर्णन था। नदी नालों से भरे उस भूभाग में सेना की आवाजाही आसान नहीं थी। रॉ के नेटवर्क ने बताया कि कहां पुल कमजोर हैं, कहां आपूर्ति रुक सकती है और किन मार्गों से तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है। ये जानकारी भविष्य की किसी भी सैन्य योजना के लिए अमूल्य थी। पर इसी के साथ एक और भय आकार ले रहा था। अगर भारत खुलकर हस्तक्षेप करता है तो क्या ये पूर्ण युद्ध में बदल जाएगा। 1965 का अनुभव अभी ताज़ा था, और यद्यपि उस समय दोनों देशों के पास परमाणु हथियार नहीं थे, पर महाशक्तियों की भागीदारी क्षेत्रीय टकराव को बड़े भू राजनीतिक संघर्ष में बदल सकती थी। सोवियत संघ के साथ भारत की निकटता और पाकिस्तान के साथ अमेरिका और चीन के संबंध स्थिति को और पेचीदा बना रहे थे। रॉ के भीतर भी मतभेद थे। कुछ अधिकारी मानते थे कि सीमित समर्थन पर्याप्त है, जबकि अन्य का तर्क था कि आधे अधूरे कदम से न तो शरणार्थी संकट रुकेगा और न ही पूर्वी पाकिस्तान में हिंसा। हर रिपोर्ट के साथ जोखिम का पैमाना बढ़ता जा रहा था। क्या यह नेटवर्क केवल जानकारी जुटाने तक सीमित रहेगा या सक्रिय रणनीतिक हस्तक्षेप का आधार बनेगा। सीमा पार से आने वाले संदेशों में कभी आशा होती, कभी निराशा। मुक्ति वाहिनी के छोटे छोटे ऑपरेशन पाकिस्तानी सेना को उलझा रहे थे, पर दमन भी उतना ही कठोर था। रॉ के संपर्कों को गुप्त कोड, सुरक्षित रास्तों और नकली पहचान के सहारे जीवित रखा गया। एक छोटी सी चूक पूरी संरचना को ध्वस्त कर सकती थी, और अगर ऐसा होता तो भारत पर सीधा आरोप लगता कि उसने दूसरे देश की संप्रभुता में दखल दिया है। जुलाई और अगस्त 1971 तक स्थिति और गंभीर हो चुकी थी। शरणार्थियों की संख्या करोड़ के करीब पहुंचने लगी थी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इंदिरा गांधी ने समर्थन जुटाने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर असली तस्वीर वही थी जो रॉ के नेटवर्क से आ रही थी। पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष स्थायी हो चुका था। अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच मैत्री संधि ने समीकरण बदल दिए। क्या यह केवल कूटनीतिक सुरक्षा कवच था, या उस बड़े निर्णय की तैयारी जिसे दुनिया अभी समझ नहीं पा रही थी। रॉ की रिपोर्टें अब सिर्फ सूचना नहीं थीं, वे संभावित सैन्य रणनीति की रीढ़ बनती जा रही थीं।
पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना ने भी तैयारी तेज कर दी थी। जनरल सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में योजनाएं बन रही थीं, लेकिन अंतिम आदेश अभी दूर था। तब तक रॉ का नेटवर्क हर दिन हर घंटे सूचनाएं भेज रहा था। कहां तैनाती बढ़ी, कहां मनोबल गिरा, कहां स्थानीय समर्थन मजबूत हुआ, ये जानकारी युद्ध संतुलन को पहले ही झुका रही थी, भले ही औपचारिक घोषणा बाकी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी अनुत्तरित था। क्या ये सब नियंत्रण में रहेगा? अगर पाकिस्तान पश्चिमी मोर्चे पर बड़ा हमला करता है तो क्या संघर्ष फैल जाएगा? क्या महाशक्तियां सीधे शामिल होंगी? और क्या दक्षिण एशिया स्थायी विभाजन और गहरे अविश्वास की आग में झुलस उठेगा? दिसंबर नजदीक आ रहा था। सीमाओं पर गतिविधियां तेज थीं, खुफिया रिपोर्टें और अधिक संवेदनशील होती जा रही थीं। दिल्ली के उन कमरों में जहां नक्शों पर पिन लगाई जाती थीं और संदेश डिकोड होते थे, हर व्यक्ति जानता था कि इतिहास करवट लेने वाला है। पर यह भी सच था कि इतिहास हमेशा वैसा नहीं मुड़ता जैसा योजनाकार सोचते हैं। रॉ द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में चलाया गया ये अंडरकवर नेटवर्क केवल जासूसी अभियान नहीं था, ये उस अदृश्य रेखा पर चलना था जहां रणनीति, नैतिकता और जोखिम एक साथ टकराते हैं। एक तरफ लाखों लोगों की पीड़ा, दूसरी तरफ क्षेत्रीय संतुलन का प्रश्न। एक कदम आगे बढ़ने का अर्थ शायद निर्णायक बढ़त था, और एक गलत आकलन पूरे उपमहाद्वीप को लंबे संघर्ष में धकेल सकता था। आज जब हम 1971 को इतिहास की तरह देखते हैं तो अक्सर युद्ध के मैदान, आत्मसमर्पण और नए राष्ट्र के जन्म की तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन उन तस्वीरों के पीछे छिपे हुए गुप्त नेटवर्क, वे अनाम चेहरे, वे कोडित संदेश, उन्होंने भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभाई थी। वे परछाइयां थीं, पर उन्हीं परछाइयों ने रोशनी की दिशा तय की थी। और शायद सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि उस नेटवर्क में क्या हासिल किया, बल्कि ये है कि अगर वो एक पल के लिए भी लड़खड़ा जाता तो क्या दक्षिण एशिया का नक्शा, उसका शक्ति संतुलन और आने वाले दशकों की परमाणु राजनीति बिल्कुल अलग होती। इतिहास के उस मोड़ पर खामोशी में चल रही वो जासूसी जंग दरअसल पूरे क्षेत्र के भविष्य पर खेला जा रहा एक अदृश्य दांव थी।